Hello everyone, myself Jagdeep Singh and I am your botany educator at Unacademy Offline Center, कोटा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी। 11th की जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है उसकी यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में एक चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। उसमें एक टॉपिक है बच्चे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, जो बेसिकली क्या है कि बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करता है कि फूड का बेसिकली ट्रांसपोर्ट होता कैसे है फ्लोएम से। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कैसे एनसीईआरटी उसे समझाने की कोशिश कर रही है, हम उन्हीं बातों के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। देखिए, जब हम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स हैं उनमें जो फूड फॉर्मेशन है, प्लांट्स में जो फूड फॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले ये बात आ गई कि प्लांट्स में जो फूड फॉर्मेशन है वो प्लांट करते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, बाय फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज की फॉर्म में। और वहीं अगर बात करें बच्चे फूड के ट्रांसलोकेशन की या फूड के ट्रांसपोर्टेशन की, तो आपको यह बात याद रखनी है कि जो फूड का ट्रांसलोकेशन प्लांट्स में होता है वो सुक्रोज की फॉर्म में हो रहा है। बोथ आर कार्बोहाइड्रेट्स, बट ग्लूकोज जो है वो मोनोसैकेराइड है और सुक्रोज जो है बच्चे वो डाइसैकेराइड है। वहीं अगर हम बात करें फूड के स्टोरेज की, तो प्लांट स्टोर करते हैं फूड को स्टार्च की फॉर्म में। यहां इस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि फूड फॉर्मेशन ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, लेकिन फूड का ट्रांसलोकेशन ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं होता। प्लांट्स फूड का ट्रांसलोकेशन जो करते हैं फ्लोएम के थ्रू, वो करते सुक्रोज की फॉर्म में है। इसका रीजन क्या है, तो इसको भी पढ़ते हैं कि इन फ्लोएम फूड ट्रांसलोकेट एज, कि जो फ्लोएम में फूड का ट्रांसलोकेशन है, एक तो आपको याद रखना है कि भाई सॉल्युबल फॉर्म में होगा। सॉल्युबल फॉर्म में मींस वाटर में क्या होना चाहिए, डिसॉल्व होना चाहिए। दूसरा हमें याद करना है कि जो फूड का ट्रांसलोकेशन है वो होता है हमेशा नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म में। मतलब नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म को हम केमिकली इनर्ट भी कह सकते हैं, मतलब केमिकली एक्टिव नहीं है। अगर आप ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज केमिकली एक्टिव है, वो रिएक्ट करता है दूसरे केमिकल्स के साथ, लेकिन सुक्रोज नहीं करता। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म है। तो याद रहे कि फ्लोएम में फूड का जो ट्रांसलोकेशन है वो होता है एक तो सॉल्युबल फॉर्म में और दूसरा है नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म में। सॉल्युबल फॉर्म है सुक्रोज, ग्लूकोज। अगर हम ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों की बात करेंगे तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि ग्लूकोज जो है वो सॉल्युबल है, लेकिन सॉल्युबल होने के साथ साथ रिड्यूसिंग भी है, मतलब दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्ट कर लेता है। वहीं अगर हम बात करें बच्चे किसकी, सुक्रोज की, तो सुक्रोज जो है सॉल्युबल तो है, सॉल्युबल तो है, लेकिन साथ में नॉन रिड्यूसिंग भी है। नॉन रिड्यूसिंग होने से ये जो दूसरे केमिकल्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर दूसरे केमिकल्स के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा तो फूड ट्रांसलोकेशन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। कि आप सोचें, फ्लोएम से अगर फूड का ट्रांसलोकेशन हो रहा है, मान लीजिए किसी लीफ ने फूड बनाया है और अगर उसे आप ग्लूकोज की फॉर्म में ट्रांसलोकेट करवाएं, तो ग्लूकोज की फॉर्म में जब आपने ट्रांसलोकेट करवाया फ्लोएम के थ्रू, तो किसी और केमिकल से उसने रिएक्ट कर लिया, तो ग्लूकोज रहा ही नहीं। फूड को जहां पहुंचना चाहिए था वहां तक वो पहुंचा ही नहीं। इसलिए लीफ ने इसका सॉल्यूशन निकाला कि भाई फूड को क्या करो, सुक्रोज की फॉर्म में भेजो। और सुक्रोज जो है वो एक नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म है, जिसमें कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग से नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म बनाते हैं डाइसैकेराइड सुक्रोज। और अगर सुक्रोज की फॉर्म में फूड जाएगा ना, तो ये केमिकली क्या है, इनर्ट है, इनएक्टिव है, किसी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। और अगर रिएक्ट नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है कि भाई फ्लोएम के अंदर फूड का जो ट्रांसलोकेशन है वो अच्छे से हो पाएगा। और दूसरा हमें याद रखना है कि फूड का ट्रांसलोकेशन जो हो रहा है वो सॉल्युबल फॉर्म में हो रहा है, सॉल्युबल फॉर्म में। अब आप बताइए कि जो स्टार्च है, स्टार्च जो है वो फूड की स्टोरेज फॉर्म है, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल है तो इसका मतलब तो सिंपल हो गया कि जो इनसॉल्युबल फॉर्म होंगी उनके फॉर्म में फूड का ट्रांसलोकेशन नहीं होता है। तो ट्रांसलोकेशन होता है सॉल्युबल फॉर्म में,
सॉल्युबल ग्लूकोज भी है, सुक्रोज भी है, लेकिन ग्लूकोज और सुक्रोज में से प्लांट ट्रांसलोकेट किसको करता है? तो हम कहते हैं कि भाई ट्रांसलोकेट वो सुक्रोज को करता है, क्योंकि सॉल्युबल होने के साथ साथ वो शुगर नॉन रिड्यूसिंग भी होती है, किसी और केमिकल से रिएक्ट नहीं करती। बात करते हैं कि बेसिकली फ्लोएम से फूड का ट्रांसलोकेशन होता कैसे है, उस मैकेनिज्म की, उस प्रोसेस की बात करते हैं। जब हम उस प्रोसेस की बात करेंगे तो उसे नाम देंगे प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस। प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस। जब हम प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हमें एक बात तो हमेशा ध्यान रखनी है कि इन फ्लोएम फूड ट्रांसलोकेट फ्रॉम हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर। आप देखिए बच्चे की फूड का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर होता है, और हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर फूड का ट्रांसलोकेशन होने की वजह से ही हम इसे नाम दे रहे हैं द प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस, कि भाई प्रेशर के अकॉर्डिंग फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। देखें, जब आप हायर प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में फ्लोएम की बात करेंगे, फ्लोएम की, तो एक बात आप ध्यान रखें, जब फ्लोएम की हम बात करें तो हम कहें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लांट है, इसमें ये इसका रूट सिस्टम है और ये इसका शूट सिस्टम है। तो शूट सिस्टम में जैसे है कि लीफ, लीफ क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस से फूड का फॉर्मेशन होगा। तो हम कहेंगे कि जो लीफ है वो फूड बना रही है, इसलिए हम उसे नाम देंगे सोर्स, सोर्स। और फूड बन के बेसिकली जा किस तरफ रहा है? रूट की तरफ, क्योंकि रूट्स जो होती हैं वो फूड का फॉर्मेशन नहीं करती, क्योंकि वो तो डार्क में है, जमीन के अंदर है, मिट्टी के अंदर है। तो जहां तक फूड जाए उसे हम क्या कहेंगे? सिंक। तो जहां फूड बने वो सोर्स, और जहां फूड जाए वो सिंक। तो बेसिकली रूट को मैं सिंक कह रहा हूं, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि प्लांट में जो भी नॉन ग्रीन पार्ट होता है, नॉन ग्रीन पार्ट जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं करता, उसे हम कहेंगे नॉर्मल कंडीशंस में सिंक, और जहां फूड बनेगा उसे हम कहेंगे सोर्स। लेकिन यह तो बात तब है जब प्लांट के लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हैं। सोचिए अगर प्लांट के लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाएं तो हम बताते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लांट फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लीव्स को ही फॉल करवाता है, और अगर प्लांट की इन लीव्स का क्या हो गया है? फॉल हो गया है, तो लीफ फॉल होने की वजह से, लीफ फॉल होने की वजह से हम कहेंगे कि जो स्टोर फूड है, स्टोर फूड, स्टोर कहां था? सिंक में, वो यूज होने लगता है। इसका मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में जो सिंक था वो सोर्स का काम करना शुरू कर देता है। तो फेवरेबल कंडीशन जब होती है एनवायरमेंटल, तो प्लांट में हम कहते हैं कि जो ग्रीन पार्ट्स हैं वो सोर्स और जो नॉन ग्रीन पार्ट हैं वो सिंक हैं। लेकिन जब कंडीशंस हो जाती हैं अनफेवरेबल, और अनफेवरेबल कंडीशन के बाद जब दोबारा लीव्स नहीं बनती हैं, जब तक कि नई लीफ नहीं आई है, तो जो स्टोर फूड है उसे यूज किया जाता है। उसे यूज किया जाता है तो जो सिंक वाला पोर्शन है वो बिहेव करना शुरू कर देता है किसकी तरह? सोर्स की तरह। तो बेसिकली फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सोर्स टू सिंक होता है जनरली। नॉर्मली प्लांट्स में ये कंडीशन है कि फूड का जो ट्रांसलोकेशन है वो सोर्स टू सिंक होगा, लेकिन अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस एडवर्स हो जाती हैं तो जरूरत पड़ने पर जो सिंक है वो सोर्स का काम भी कर सकता है। इसीलिए हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट है, फ्लोएम का, एनसीईआरटी पेज नंबर 190 पे एनसीईआरटी ने साफ साफ आपको बोल्ड करके लिख के दिया है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में कि जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट है फूड का वो बाई डायरेक्शनल है। तो बाई डायरेक्शनल लिखने का रीजन ही यही है कि वैसे तो फूड जनरली जाता है सोर्स टू सिंक, लेकिन अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो जाती हैं तो जहां सिंक में फूड स्टोर हो रहा था वहां से वो निकलना शुरू करता है। मींस अब जो सिंक है वो सोर्स का काम शुरू कर देती है। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे हम तो मैकेनिज्म की तरफ आएंगे, तो हम बताएंगे कि भाई जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में जो फूड का ट्रांसपोर्ट है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू। जैसे मान लीजिए एंजियोस्पर्म्स की हम बात कर रहे हैं तो उसमें फ्लोएम है, फ्लोएम में होती हैं सीव सेल्स, फ्लोएम में है सीव सेल्स।
जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर सेल बनाई है एक ए, बी, सी, डी और ई, ये फ्लोएम की सेल्स हैं, फ्लोएम की सेल्स हैं। इन सेल्स के बारे में आप याद रखें कि इनकी जो कॉमन वॉल है, ए और बी के बीच की कॉमन वॉल ये है। इन कॉमन वॉल्स में पोर्स होते हैं, पोर्स। इन कॉमन वॉल के अंदर जो पोर्स प्रेजेंट हैं, इन पोर्स को बोला जाएगा सीव पोर, सीव पोर। और सीव पोर होने की वजह से आप बताइए कि ये जो सभी सेल्स हैं ए से लेकर ई तक, मैं 5 सेल्स का एग्जांपल ले रहा हूं ना आपके लिए, ए, बी, सी, डी, ई सेल्स का, तो इन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो कनेक्टेड है थ्रू द पोर्स। तो आप बताइए कि फ्लोएम की ये सभी सेल्स एक ट्यूब की तरह बिहेव कर रही हैं, इसलिए हम कहते हैं फ्लोएम टिश्यू का मेन कंडक्टिव पार्ट जो होता है वो सीव ट्यूब होती है। तो आप बताइए ये पूरी एक सीव ट्यूब है जिसमें डिफरेंट सीव सेल्स हैं, और इन सेल्स, सीव सेल्स की कॉमन वॉल पर पोर्स प्रेजेंट है, कॉमन वॉल पर पोर्स प्रेजेंट है, बिल्कुल है। अब आपको साथ में यह भी ध्यान रखना है कि ये जो सेल्स हैं, कौन सी, सीव सेल्स। बच्चे आपको ध्यान रखनी है ये बात कि जो सीव सेल्स होती हैं फ्लोएम की, ये ए न्यूक्लिएटेड होती हैं, मींस इनमें मैच्योरिटी पर इनका न्यूक्लियस जो है वो गायब हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो बताइए प्लांट्स की जो सीव सेल्स होती है वो ए न्यूक्लिएटेड होती हैं, ए न्यूक्लिएटेड मींस उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। अब न्यूक्लियस नहीं होता तो इनके फंक्शंस रेगुलेट कैसे होते हैं? तो हम कहते हैं कि इनके फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए इनके साथ होती हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स किसके साथ हैं? कंपेनियन सेल्स सीव सेल्स के साथ। तो जो कंपेनियन सेल्स हैं, इन कंपेनियन सेल्स का काम है कि वो फ्लोएम की जो सीव सेल्स होती हैं उनके फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं। तो सीव ट्यूब्स आर ए न्यूक्लिएटेड and their functions are regulated or controlled by companion cells in angiosperms in higher plants। क्लियर है बात? अब आप देखें हमारे पास मान लीजिए कोई एक मीजोफिल सेल है, एक कोई मीजोफिल सेल है, जैसे हमने कहा कि भाई ये एक मीजोफिल सेल, ठीक है। इस मीजोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस हुआ। अब जब इस मीजोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस से फॉर्मेशन होगा ग्लूकोज का, फॉर्मेशन होगा ग्लूकोज का। लेकिन हमें यह भी समझना है कि जो ग्लूकोज है इसकी कुछ अमाउंट तो ये सेल अपने लिए स्टोर करके रख लेगी फूड के लिए स्टार्च की फॉर्म में, लेकिन इस ग्लूकोज का मैक्सिमम पोर्शन जो है, मैक्सिमम पार्ट जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा सुक्रोज में। मैक्सिमम पार्ट मीजोफिल सेल के अंदर जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस से बन रहा है उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें? सुक्रोज में। क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं कि फ्लोएम में फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट सुक्रोज की फॉर्म में होता है। तो आप ध्यान रखें मीजोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस से जो ग्लूकोज बनेगा उस ग्लूकोज की बहुत कम अमाउंट स्टार्च में कन्वर्ट की जाती है ताकि मीजोफिल सेल्स उस फूड को स्टोर कर पाए, और मैक्सिमम पोर्शन इसका सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फोटोसिंथेसिस में जिस प्रोसेस से फूड बनाया जाता है उस प्रोसेस का नाम है केल्विन साइकिल, और केल्विन साइकिल एनसीईआरटी पेज नंबर 217 पे आपको गिवन है। 11th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी में पेज नंबर 217 पर गिवन है। उस केल्विन साइकिल में जब कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन किया गया तो एनसीईआरटी ने वहां पर ग्लूकोज ना लिखकर हमारे लिए लिखा है स्टार्च और सुक्रोज। तो बेसिकली हमें समझना है कि फोटोसिंथेसिस से मीजोफिल सेल में जो ग्लूकोज बनेगा उसमें से बहुत कम अमाउंट ऐसी है जो कि स्टार्च में कन्वर्ट होती है मीजोफिल सेल्स के अपने यूज के लिए, और इसका मैक्सिमम पोर्शन जो है मेरे बच्चे वो उसे सुक्रोज में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो उसको ट्रांसलोकेट करवा पाए। अब आप बताइए कि जो सुक्रोज बनाया गया है मीजोफिल सेल्स के अंदर, ये सुक्रोज पहले आएगा कंपेनियन सेल में, कंपेनियन सेल्स में। तो बताइए कि मीजोफिल सेल से
फूड का कंपेनियन सेल में आना, मेसोफिल सेल से फूड का कंपेनियन सेल में आना मतलब फ्लोएम में आना, इसे हम कहेंगे फ्लोएम लोडिंग। फ्लोएम लोडिंग मीन्स जो फूड है बच्चे वो फ्लोएम में लोड हो रहा है। और याद रहे फ्लोएम लोडिंग एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव मीन्स इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है। फिर आप बताएंगे कि जो कंपेनियन सेल है वो इस सुक्रोज को सीव ट्यूब की सेल्स में डालेंगी। जैसे मान लीजिए बी सेल के साथ मैंने बी सेल के अंदर इस फूड को डाला। अब बताइए कि जो सुक्रोज होता है वो सॉल्युबल फॉर्म है, फूड की सॉल्युबल फॉर्म है। और जैसे ही सुक्रोज आएगा तो सुक्रोज आने की वजह से इस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूट अमाउंट इंक्रीज हो गई है। कि जो बी सेल है फ्लोएम की, इसमें सुक्रोज आने की वजह से मतलब सॉल्यूट आने की वजह से इस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया है। अगर इस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो आप बताइए कि इस सेल बी की वाटर डिमांड बढ़ गई है, वाटर डिमांड बढ़ गई है। ये आपको याद करना है बच्चे। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में जब आप वाटर पोटेंशियल की बात करते हैं या वाटर के मूवमेंट की बात करते हैं तो हमें यह बताया जाता है, हमें समझाया जाता है क्लासरूम में कि वाटर सॉल्यूट का पीछा करता है हमेशा। सॉल्यूट जहां ज्यादा होगा वहां वाटर डिमांड ज्यादा होगी। तो आप बताइए कि बी सेल में फोटोसिंथेसिस से बनने वाला सुक्रोज जो है जब ये लोड होता है तो इस बी सेल में वाटर की डिमांड इंक्रीज होती है। इसी में आपको एक बात बहुत अच्छे से एक और क्लियर करनी है कि प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम साथ साथ रहते हैं। जाइलम और फ्लोएम साथ साथ रहते हैं, कहते हैं ना वेस्कुलर बंडल्स, और वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम दोनों साथ पड़ते हैं हम। तो बताइए कि फ्लोएम के साथ यहां कौन है, जाइलम भी प्रेजेंट है। तो ये जो जाइलम प्रेजेंट है बच्चे, इस जाइलम से ट्रांसलोकेशन किसका हो रहा है, पानी का, कि वाटर जो है वो जाइलम से ट्रांसलोकेट कर रहा है। और जाइलम और फ्लोएम दोनों साथ साथ हैं। फ्लोएम में जैसे ही वाटर की बी सेल, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसमें सुक्रोज लोड होने की वजह से, फ्लोएम लोडिंग की वजह से जब इस सेल का ओपी इंक्रीज होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, तो इस सेल की वाटर डिमांड बढ़ेगी। जब बच्चे इस सेल की वाटर डिमांड बढ़ेगी तो ये अपना वाटर कंटेंट पूरा करेंगे साथ में प्रेजेंट जाइलम से। तो बताइए कि जाइलम से जो पानी है वो इस फ्लोएम की सीव सेल में आता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बी सेल में बता रहा हूं कि बी सेल में वाटर एंटर करेगा। अब जब ये वाटर बी सेल में एंटर करेगा तो ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर, ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर, इस सेल का जो टर्गर प्रेशर है, टर्गर प्रेशर वो इंक्रीज हो जाएगा। इस सेल का जो टर्गर प्रेशर है बच्चे वो इंक्रीज हो जाएगा। और हम कह रहे हैं कि फ्लोएम में फूड का जो ट्रांसलोकेशन है वो हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर होता है। तो आप बताएं कि बी सेल की कंपेयर में जो सी सेल है उसका टर्गर प्रेशर अभी कम है, सही है बात। अब बी सेल में जैसे टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है, टर्गर प्रेशर जैसे ही इंक्रीज होता है तो ये सुक्रोज वाला जो सॉल्यूशन है, सुक्रोज वाला ये जो सॉल्यूशन है ये इन सीव पोर्स के थ्रू नेक्स्ट सेल में एंटर करता है। मतलब पूरा का पूरा जो सुक्रोज सॉल्यूशन है बच्चे वो किस सेल में आएगा, हम कहेंगे भाई सी सेल में आएगा। जब सी सेल में एंटर करेगा सुक्रोज, सी सेल में एंटर करेगा बच्चे क्या, सुक्रोज, तो आप बताइए अब इस सेल का ओपी भी बढ़ेगा। अगर इस सेल में वाटर कंटेंट फुलफिल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वाटर कंटेंट फुलफिल नहीं है तो आप बताइए कि सुक्रोज आने की वजह से जो इसका ओपी इंक्रीज हुआ है उस वाटर डिमांड को पूरी फिर से कौन करेगा, जाइलम। तो जाइलम कंटिन्यूस क्या करता है बच्चे, फ्लोएम में जो वाटर डिमांड डेवलप हो रही है उस वाटर डिमांड को पूरा करता है। फिर से आप देखिए कि वाटर की एंट्री की वजह से इस सेल का टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, और टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो ये सुक्रोज वाला सॉल्यूशन फिर सेल नेक्स्ट में जाएगा, जैसे कि मैंने कहा डी सेल में एंटर करेगा,
और फिर डी सेल से यही प्रोसीजर सेम टू सेम फॉलो करते हुए ये सुक्रोज सॉल्यूशन ई सेल में आएगा। अब आप सोचें कि यहां मैंने आपको फ्लोएम में टोटल 5 सेल समझाई, जिनमें मैं 4 सेल्स के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट समझा रहा हूं, बी से सी, सी से डी, डी से ई। अभी मैं 4 में समझा रहा हूं। बोलो अगर ये 40 में भी होगा ना सर, तो भी यही प्रोसीजर फॉलो होगा। हाई टीपी टू लो टीपी, हाई टीपी टू लो टीपी, हाई टीपी टू लो टीपी। इसीलिए हम इसे नाम क्या दे रहे हैं? प्रेशर फ्लो। प्रेशर फ्लो की हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर की तरफ फूड का ट्रांसलोकेशन हो रहा है। और बताइए ये जो सॉल्यूशन हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर की तरफ ट्रांसलोकेट कर रहा है, जो कि मैं ब्लू कलर और रेड कलर के एरो से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसे हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स कहेंगे। एनसीईआरटी ने भी लिखा है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स कहेंगे, स्ट्रैंड्स, कि भाई ये साइटोप्लाज्म जो है वो इसमें से मूव कर रहा है। अब बताइए कि फूड हाई टीपी टू लो टीपी, हाई टीपी टू लो टीपी मूव करता हुआ मान लीजिए सिंक सेल में आ गया। सिंक सेल में मतलब ये जो सेल है यहां पर फूड आ गया, तो वही प्रोसीजर बताइए, इस सेल से अब फूड जाएगा कंपेनियन सेल में, और कंपेनियन सेल से इस फूड को निकाल लिया जाएगा बाहर। जो भी आपकी सिंक सेल रिक्वायर्ड होंगी, वहां जहां जिस भी सिंक सेल को फूड की रिक्वायरमेंट होगी, उस डिजायरेबल प्लेस पर इस फूड को फ्लोएम से बाहर निकाला जाएगा। बोलो जब फ्लोएम को अंदर डाला गया, फ्लोएम के अंदर फूड को डाला गया, तो बोला फ्लोएम लोडिंग। और अभी फूड क्या हो रहा है? फ्लोएम से बाहर आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे फ्लोएम अनलोडिंग। फ्लोएम अनलोडिंग। वैसे मैं क्लियर करना चाहता हूं यहां पर एक बात, कि जब बच्चा एनसीईआरटी से फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग को पढ़ता है, तो उसे लिखा गया एनसीईआरटी के अंदर कि फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग बोथ आर एक्टिव प्रोसेस, कि एनर्जी खर्च होती है। तो आपको भी यही बात याद रखनी है कि फ्लोएम लोडिंग इज एक्टिव प्रोसेस एंड फ्लोएम अनलोडिंग इज ऑल्सो एक्टिव प्रोसेस। अब ये सुक्रोज जो सिंक में पहुंचा है, इस सिंक में पहुंचने के बाद इस सुक्रोज का फ्यूचर क्या है? हम बताते हैं कि जो सिंक सेल्स में फूड पहुंचा है, ये फूड या तो रेस्पिरेशन में काम आएगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, रेस्पिरेशन में काम आएगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, या फिर इस फूड को सेल्यूलोज में कन्वर्ट किया जाएगा नया सेल वॉल फॉर्मेशन करने के लिए। और अगर ये फूड किसी काम नहीं आ रहा है अभी के लिए, हाल फिलहाल अभी पहुंचा है और अभी किसी काम का नहीं है, ना ही इसको एनर्जी की जरूरत मतलब सेल को ज्यादा है, और ना ही वो कह रही है कि मुझे नई सेल वॉल बनाने की जरूरत है, तो आप बताइए कि फिर ये फूड जो है वो स्टोर हो जाएगा स्टार्च की फॉर्म में। तो इसका मतलब सिंक में पहुंचने के बाद जो सुक्रोज है, या तो इसे रेस्पिरेशन में यूज करते हुए एनर्जी यूज बना ली जाएगी, या फिर सेल्यूलोज बना लिया जाएगा नया सेल वॉल मटेरियल, या फिर बच्चे अगर किसी काम नहीं आ रहा है तो इसे स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और स्टोर कर लिया जाएगा एज ए स्टोर फूड। साथ ही आपको यह बात समझनी है कि अभी तो हम लीफ की जो मेसोफिल सेल है उसे सोर्स मानते हुए और किसी और नॉन ग्रीन पार्ट को सिंक मानते हुए फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे अगर कंडीशंस यहां हो जाए एडवर्स, एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है वो अनफेवरेबल हो जाए, तो अनफेवरेबल कंडीशन होने की वजह से आप बताएंगे कि भाई जो लीव्स है वो तो फॉल हो जाती है प्लांट्स में, एब्सेशन हो जाता है लीव्स का एडवर्स कंडीशंस में, तो प्रॉपर फूड का फॉर्मेशन हो नहीं पाता। तो बताइए कि जो स्टोरेज ऑर्गन्स है, मतलब जो सिंक वाला रीजन है, सिंक वाला रीजन है, वहां से फ्लोएम का लोडिंग शुरू हो जाएगा। मतलब यहां से स्टोर फूड को फ्लोएम में लोड करना शुरू किया जाएगा, मतलब इधर से शुरू हो जाएगी लोडिंग। मतलब जो सिंक था वो एडवर्स कंडीशंस में सोर्स की तरह काम करेगा। इसीलिए हमने कहा कि फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। जब ये पूरा डायग्राम मैं बच्चे को समझाता हूं उसे ये बात समझ भी आती है, लेकिन उसके दिमाग में एक बात अभी भी चल रही है कि सर आपने ए से लेकर ई तक टोटल 5 सेल्स बनाई और आपने कहा कि बी सेल्स में जो बी सेल है उसके अंदर टीपी की वैल्यू आपने इंक्रीज कर दी।
हमें ये बात समझ में आई है। लेकिन सर आप ये भी देखिए कि ऊपर की तरफ जो ए सेल है उधर भी तो C4 है। अगर इधर भी C4 है तो क्या ये अपने हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इस तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता सुक्रोज सॉल्यूशन? तो आप बताइए, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, दोनों तरफ करेगा, उधर भी करेगा इधर भी करेगा। जहां पर जिस सेल में लोड हो रहा है उधर भी जाएगा ऊपर की तरफ। रीजन मैं बताता हूं, जब आप प्लांट की बात करते हैं, प्लांट का जो टिप होता है ना, टिप, इस टिप को कहते हैं हम एपिकल मेरिस्टेम। क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। और बच्चे आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, उसमें क्लोरोप्लास्ट, मैच्योर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। प्लास्टिड्स होते भी हैं तो हम बताएंगे इमैच्योर फॉर्म में होते हैं, और इमैच्योर फॉर्म के प्लास्टिड्स को हम प्रोप्लास्टिड्स के नाम से जानते हैं। इसका मतलब जो एपिकल मेरिस्टेम है प्लांट के अंदर शूट पार्ट में, वो भी एक सिंक का ही काम करता है। इसका मतलब फ्लोएम में फूड लोड होने के बाद प्लांट के हर सिंक पार्ट में जाएगा, नॉन ग्रीन पार्ट्स में जाएगा, नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स में जाएगा। ये मैकेनिज्म है बच्चे प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या मास फ्लो हाइपोथेसिस इन फ्लोएम, एंड फूड ट्रांसलोकेट फ्रॉम हाई टीपी टू लो टीपी, मींस हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर। इसीलिए इसे हमने नाम प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस दिया है, और फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल होता है। यह बात भी आपको याद करनी है। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं तो उस ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ फूड ही जाए, मतलब पानी की वजह से तो जा रहा है, तो पानी की वजह से सिर्फ और सिर्फ फूड ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ते टाइम आपको कुछ अदर मटेरियल्स जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स और अमाइनो एसिड्स भी लिखकर दिए जाते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्लोएम के थ्रू। दूसरी बात आपको यह भी समझनी है कि जब फूड सिंक सेल तक पहुंचा था तो यहां से सुक्रोज जब बाहर निकला, सुक्रोज जब फ्लोएम से क्या हुआ, बाहर निकला, तो आप बताइए कि इस सुक्रोज की वजह से इस सेल में जितना भी पानी आया था, कहां से आया था भाई? जाइलम से आया था, जाइलम से, सही है। अब सुक्रोज तो चला गया बाहर, मतलब सिंक सेल्स में काम आ रहा है, तो फ्लोएम के इन सेल्स में जो वाटर कंटेंट हाई हुआ है सुक्रोज निकलने की वजह से, आप बताइए यहां से ये वाटर कंटेंट फिर से कहां चला जाएगा? जाइलम में। मतलब जब तक सुक्रोज है तब तक तो पानी उसके साथ है, लेकिन अगर सुक्रोज स्टोर हो जाता है, मींस स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, या सुक्रोज फ्लोएम से निकल जाता है, तो यहां जो वाटर डिमांड कम हुई है, तो वाटर डिमांड कम होने की वजह से वाटर का जो लेवल हाई है वो पानी फिर से जाइलम में चला जाएगा। तो याद रहे, फ्लोएम से फूड का ट्रांसलोकेशन होता है लेकिन बिना जाइलम के नहीं हो सकता। इसीलिए जब हम वेस्कुलर बंडल्स पढ़ते हैं तो जाइलम और फ्लोएम को साथ में ही पढ़ते हैं। और ये पूरा प्रोसेस फ्लोएम से फूड का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है वो मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करता हूं बच्चे कि आपको ये फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से समझ आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमारी ये कोशिश होती है कि हम सभी कमेंट्स के आंसर दें, लेकिन अगर फिर भी किसी का कमेंट मिस हो जाए तो आप नाराज मत होइए, आप रीकमेंट करिए, आपको उसका जवाब मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।